नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी गंगा जमुनी तहजीब तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसे अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, पिछले एपिसोड में हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में जो शुरू के एपिसोड में या मध्य में ये बताया गया था कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल ने ये कहा, ये किसी मौके पर शायद सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल एक माने अवसर था, फंक्शन था, जिसको कि संगठित किया था एसोचैम ने, एक व्यापारिक संगठन है एसोचैम। तो उसी मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि यदि सुभाष चंद्र बोस होते तो विभाजन नहीं होता। देखिए, भारत के बौद्धिक वर्गों से इस मुल्क को बहुत तकलीफ रही है और आज भी तकलीफ है। इस बौद्धिक वर्ग के विषय में हमारे दो बड़े विद्वान और उनमें तो एक बहुत बड़े दार्शनिक और देशभक्त स्वामी विवेकानंद और दूसरे बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े देशभक्त हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार को पूरे देश को और विशेष करके बौद्धिक वर्ग को एक निष्पक्ष भाव से देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और उसके अनुसार अपने को सुधारने की जरूरत है। जो बौद्धिक वर्ग, उस बौद्धिक वर्ग में ये नौकरशाही भी आता है, जिसको कि ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। न्यायपालिका के भी जो सदस्यगण हैं, चाहे उच्च न्यायपालिका हो चाहे निचली न्यायपालिका हो, और शिक्षण संस्थाओं में जो लोग हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर, रीडर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर्स, शिक्षक, इसी तरह से और भी, और जो मीडिया में जो लोग माने कार्यरत हैं, पत्रकार, एंकर इत्यादि, ये सभी बौद्धिक वर्ग में आते हैं। तीन बौद्धिक वर्ग, ये बौद्धिक वर्ग
अपने देश भारत के लिहाज से कितने बड़े अभिशाप बने हुए हैं, ये हमारे स्वामी विवेकानंद और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नज़रों से जरा देखिए। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि उसी बौद्धिक वर्ग में मैं भी आता हूँ, कुछ लोग और भी आते हैं। तो कुछ ही अपवादों को छोड़कर एक जो सामान्य जो इकोसिस्टम है इस बौद्धिक वर्ग का, उसके विषय में जो अनुभव है हमारे इन दोनों विद्वानों का, देश के रत्नों का, उसको समझना, उसको जानना इस देश के लिए और उस बौद्धिक वर्ग के लिए जरूरी है। वो क्या है? स्वामी विवेकानंद ने 1890 के दशक में इस बौद्धिक वर्ग या इस इलाइट, कुछ लोग एलिट कहते हैं लेकिन मैं तो उसको इलाइट कहता हूं, इलाइट संवर्ग जो है, जिसको आप संभ्रांत या कुलीन संवर्ग कहते हैं या वर्ग कहते हैं, और उसके विषय में, और ये संभ्रांत या कुलीन वर्ग जो है अमूमन एक सामंतशाही दृष्टिकोण से अमूमन ग्रसित होता है। ये सबसे बड़ा अभिशाप है उसका। ये जो एलिट जो क्लास है या इलाइट जो वर्ग है इस देश का, और उसी का एक भाग है बौद्धिक वर्ग, वो सामंतशाही दृष्टिकोण इस देश के लिए बहुत ही घातक है, तो उसका शिकार होता है। तो हमारे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, द ओनली होप इज फ्रॉम द मासेस, द इलाइट ऑफ दिस कंट्री इज मॉरली एंड फिजिकली डेड। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी उम्मीद है वो मासेस से है। साधारण हमारे जो गरीब और साधारण हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, हमारे देशवासी हैं, उनसे है। वरना ये जो संभ्रांत वर्ग, कुलीन वर्ग, जिसका कि एक तबका बौद्धिक वर्ग कहलाता है, वह नैतिक रूप से और वैसे भी मर चुका है। ये नजरिया हमारे स्वामी विवेकानंद जी का था, जो कि उन्होंने चेतावनी दी थी 1890 के दशक में। ये सभी देशवासियों को, विशेष करके बौद्धिक वर्ग को, उनके इस दूरगामी इस अनुभव को समझना चाहिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और ये चीजें वाकई में हमारा देश इस हमारे भारतीय समाज के इस तबके के जो बौद्धिक वर्ग है, जो कुलीन वर्ग है, उससे काफी अभिशप्त है। उसके फर्दर रेमिफिकेशन में अभी हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन खुद इस बात को वो आत्मचिंतन करे, खुद उसको अपने आप मालूम होगा। ब्यूरोक्रेसी को कोई ले लीजिए, जिसमें IAS IPS सचिव, मुख्य सचिव और प्रधान सचिव जो आते हैं, देख लीजिए उनका कुछ ही अपवादों को छोड़ करके, मैंने यदि आपको जाना, कुछ ही अपवादों को छोड़ करके वह एक तो जैसे मैंने बताया कि सामंतशाही दृष्टिकोण का वो शिकार होता है, और व्यक्तिगत घटिया व्यक्तिगत स्वार्थ का वो जो है उसका भी शिकार होता है, और सुविधा भोग का वो सबसे बड़ा शिकार होता है। तो वो इस मुल्क के लिए क्या त्याग कर सकता है, लेकिन हाँ, उस सिस्टम पर जो है पूरा काबिज है। और बौद्धिक वर्ग के विषय में और भी चीजें हैं
जो कि कभी वक्त आएगा तो और विस्तार से बताएंगे कि वो भी, ये बौद्धिक वर्ग हमारे देश के लिए एक उपयोगी एसेट, उपयोगी एक संपदा होने के बजाय वह एक बहुत बड़ी लायबिलिटी, एक बोझ बना हुआ है इन्हीं जो है माने अवगुणों के कारण। तो ये हमारे स्वामी विवेकानंद का वो था। बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर थे, उनका भी नजरिया, उनकी भी जो तजवीज़ थी वो इसी के आसपास है। उनके जो विरोधी हैं, जो कट्टरवादी मानसिकता के हैं, हमारे बाबा साहब को बदनाम करते हैं कि ये अंबेडकर जी जो है हमेशा हमारे देश के विद्वानों को, देश के मनुष्यों को, देश के ऋषियों को, देश की मान्यताओं को हमेशा ये तुच्छ बनाते हैं, उनका अपमान करते हैं। इस तरह का आरोप उनके विरोधी करते रहते हैं, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, और देश के विद्वानों का भी अपमान करते हैं। इस तरह का आरोप उनके विरोधी, हमारे बाबा साहब के विरोधी करते रहते हैं। लेकिन भारतीय अवाम ताकत दल का स्पष्ट ये कहना है कि जरा हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का वो उद्गार जरा सुनिए यहाँ के विद्वानों के विषय में, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। और उसके अनुसार हमारे ये बौद्धिक वर्ग है जरा मंथन करे और उन कमियों को दूर करे, तो जो कुछ अपवादों को छोड़कर के जो इस देश पर एक बोझ बना हुआ है, एक वैल्यूएबल एसेट बन सकता है। तो बाबा साहब ने ये कहा था बौद्धिक वर्ग के विषय में या विद्वानों के विषय में, उन्होंने ये कहा था कि हमारे देश में वक्त के किसी भी मोड़ पर विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है। देखिए क्या कर रहे हैं हमारे देश में, कहते हैं ना कि हम विश्वगुरु थे, सबको शिक्षा देते थे, हम विश्वगुरु थे, सबको शिक्षा देते थे, और वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस तरह की जो शिक्षा देते थे विश्वगुरु, उनके विषय में ये बाबा साहब ने कहा कि हमारे देश में वक्त के किसी भी मोड़ पर विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है। यहां तक तो बात सही है। और इसके आगे जो वो चेतावनी दे रहे हैं उसको समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा इन विद्वानों के साथ कुछ ही अपवादों को छोड़ करके, इन विद्वानों के साथ कुछ ही अपवादों को छोड़ करके समस्या ये रही है कि जो जितना बड़ा विद्वान रहा है, बौद्धिक रूप से ईमानदार उतना नहीं रहा है। बौद्धिक ईमानदारी की चेतावनी हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस बौद्धिक वर्ग के लिए दिया था। आज इस बौद्धिक वर्ग में जैसा कि मैंने बताया कौन कौन आता है, जो नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, जिसको लाल फीताशाही भी कहते हैं, और न्यायपालिका में जो न्यायाधीश और न्यायमूर्तिगण जो लोग हैं, और शिक्षण संस्थाओं में जो लोग लगे हुए हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर, रीडर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर्स, और भी जो शिक्षक गण हैं इत्यादि। ये मीडिया में जो लोग जो कार्यरत हैं,
पत्रकार, एंकर इत्यादि। तो ये जो है बौद्धिक ईमानदारी का अभाव या बौद्धिक बेईमानी के शिकार है। इसीलिए ये जो तबका है हमारे मुल्क भारत राष्ट्र के लिए एक अमूल्य संपदा बनने के बजाय ये हमारे मुल्क देश पर बोझ बना हुआ है। इस तरह का नजरिया, इस तरह का इशारा हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अभी बताया गया है उसके अनुसार दिया हुआ है। इसको समझ लीजिए, हमारे देश के लोग भी समझे और बौद्धिक, विशेष करके बौद्धिक वर्ग भी समझे। और बौद्धिक वर्ग की एक विशेषता और वो मानसिक रूप से इतना हठधर्मी होता है कि अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। तो इन्हीं में जो जितने भी YouTube पर कुछ बैठे हुए हैं, और विशेष करके हम कहना चाहेंगे कि जो बीजेपी के लिए जो माहौल बनाते हैं यूट्यूबर, वो कांग्रेस या नेहरू परिवार के विषय में उनका दृष्टिकोण, जिस दृष्टिकोण से बात करते हैं, उनके नज़र में कि शासन करने के अधिकारी वही हैं और शासन करने का उनका अभिजात अधिकार है। और मोदी जी ने उनको सत्ता से बेदखल कर दिया। ये मोदी जी ने सबसे बड़ा काम कर दिया। इस मानसिकता से बीजेपी के जितने भी समर्थक यूट्यूब पर बैठे हुए हैं, इसी दृष्टिकोण से वो काम करते हैं। और ये दृष्टिकोण हमारे देश के लिए बहुत ही घातक है। ये जो नेहरू परिवार है या जो कांग्रेस के विषय में भारतीय आवाम ताकत दल ने बताया हुआ कि ये कांग्रेस है ही नहीं। ये जो इसकी गतिविधियां हैं, जो इसका चाल चरित्र और चेहरा है, उसके अनुसार ये गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस है, जीएनपीसी है, कांग्रेस नहीं है। तो ये तो बहुत ही तिकड़मी और अपराधी किस्म की है। इसने चुनाव आयोग से या भारत निर्वाचन आयोग से उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से मान्यता ले रखी है। यह भी एक बहुत बड़ा इस देश के साथ धोखा है और चुनाव आयोग के साथ भी धोखा है। यह जो जीएनपीसी है, जिसको कि आप लोग भूल से या भ्रम से या गलती से कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं, लेकिन वो जीएनपीसी है। यह हर तरह से इस मुल्क के लिए, हमारे भारत राष्ट्र के लिए अभिशाप है। उससे, क्योंकि यह इससे भी बढ़कर के कोई डकैत नहीं है इस देश का। इसने अपने शासनकाल में $16 ट्रिलियन आज की तारीख में, यदि उसको इस समय का जो इन्फ्लेशन फैक्टर को ध्यान में रखा जाए, $16 ट्रिलियन मतलब कि 1200 लाख करोड़ से लेकर 1300 लाख करोड़ की लूट करके विदेशी बैंकों में काला धन के रूप में। और उसमें महज सिर्फ सोनिया और राहुल के नाम से 180 लाख करोड़ से लेकर के 200 लाख करोड़ की संपत्ति जो है या काला धन के रूप में विदेशी बैंकों में जमा है। तो इस स्तर की ये सब डकैत है। दूसरा, इस देश की बहुत ही खतरनाक किस्म की, वो इस देश के भारत विरोधी ताकत है वो सब। और क्योंकि समय और इस समय का भी थोड़ा सा एक माने सीमा है,
और यूट्यूब का जो 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 माने इसका दायरा है थोड़ा सा सीमित है, और इसलिए नहीं तो इसको समझाने के लिए तो कई घंटे, कई दिन, हफ्ते भी लग सकते हैं और महीनों लग सकते हैं इसके चरित्र को देश के संबंध में समझाने में। थोड़े में कि यह देश के लिए यह बहुत ही खतरनाक देश विरोधी एक ताकत है। इसको पार्टी के रूप में हमारे सभी देशवासी बिल्कुल न समझे। और जिस वक्त ये सामने आता है कि इसको अभी भी वोट मिल रहा है, कर्नाटक में अभी भी वोट मिल रहा है, हिमाचल में भी उसकी सरकार बन रही है, यह देश के लिए, हमारे इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। और यदि उन कारणों पर जाया जाए कि इसको कैसे वोट मिल रहा है, तो फिर आप पाएंगे कि इसको सत्ता में वापसी के लिए फिर यही जो है नकली जो राष्ट्रवादी जो भारतीय जनता पार्टी है और नकली जो देशभक्ति, इसी के कारण जो है इतनी बड़ी अभिशाप और भारत विरोधी, भारत की गद्दार जो संगठन ये कांग्रेस जो है इसको वोट मिल रहा है। अब जब उसका आप विश्लेषण करेंगे जमीन पर, तो आप पाएंगे कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन पता नहीं किस भ्रम में इसी देश की जो सबसे बड़ी अभिशाप है उसी की झोली में गिर रहे हैं। और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे पढ़ा लिखा नहीं हो, वो अभी भी इस गद्दार जीएनपीसी के झोली में गिर रहा है। यह हकीकत अब किन कारणों से है, उसमें काफी जिम्मेदार जो है यही जो नकली राष्ट्रवादी है भारतीय जनता पार्टी, यही जिम्मेदार है। मोदी महोदय जिम्मेदार हैं और कि माने हमारे भारतीय भाई बहनों का तबका अभी भी इस देश की अभिशाप, इस कांग्रेस को वोट कर रही है। वो घटिया किस्म का पांथिक बातों पर अब हम क्या बताएं कि उसने कहा कि हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे, कर देंगे। अरे भाई, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाओ या ना लगाओ, लेकिन पीएफआई तो इस देश का जो है जो कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के दिमाग को रेडिकलाइज करता है। पीएफआई जो है वो तो अभिशाप है, वो तो इस देश का दुश्मन है। तो अब उसका वर्णन करने की बजाय पीएफआई ये करती है, पीएफआई वो करती है, इससे कोई फायदा नहीं। बीजेपी वालों, ये तुम्हें जरा भी देशभक्ति की गैरत है तो उसका नाश करो ना, पीएफआई का नाश करो, जड़ से समाप्त करो। और ये सब नकली बीजेपी वाले उसका समाप्त करने के बजाय बस उसका वर्णन करेंगे भिन्न भिन्न मंचों पर, उसके विषय में तमाम ये करेंगे, उसका इलाज नहीं करेंगे, देश को उससे मुक्ति नहीं दिलाएंगे और जड़ से उसको समाप्त नहीं करेंगे। ये गद्दारी है बीजेपी वालों की, सिर्फ वोट के लिए। ये बात सही है, पीएफआई जो है हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के दिमाग को रेडिकलाइज करता है, उनको कट्टरवाद की ओर ले जाता है। ये बात सत्य है। तो देश हित में जो ये राष्ट्रवादी बीजेपी है, उसका पहला कर्तव्य बनता है कि इसको जड़ से समाप्त करें। जड़ से समाप्त करने के बजाय उस पर चर्चा करवाता है। और उससे भी बड़ी बात, ये पीएफआई स्वयं अपने आप में नहीं है, उस पीएफआई पर यही गद्दार जीएनपीसी कांग्रेस का उसको साथ मिलता है, उसको समर्थन मिलता है, उसको सपोर्ट मिलता है, उसको शह मिलता है।
और जब भी चुनाव आते हैं तो पीएफआई का जो राजनीतिक मुखौटा है उसका नाम है एसडीपीआई। तो एसडीपीआई का गठजोड़, चुनावी गठजोड़ भी रहता है इसी जेएनपीसी कांग्रेस से। तो देशभक्ति का तकाजा ये है, देशभक्ति का तकाजा यह खासकर बीजेपी के लिए जो कि एक नकली किस्म की वो एक नकली राष्ट्रवादी है। और नकली राष्ट्रवादी बल्कि इस राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत बहुत घातक होती है। जैसे बाजार में एक दवा होती है, एक नकली दवा होती है। बल्कि दवा न हो ठीक है, जो नकली दवा जो है वो जहर का काम करती है। वही हाल जो है इस बीजेपी का, कि ये जो नकली राष्ट्रवाद होकर के हमारे राष्ट्रवाद को भी, राष्ट्र को भी बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये जानते हुए कि बीजेपी पर जो पीएफआई पर जो वरदहस्त है वो जीएनपीसी का है, तो जीएनपीसी को भी जड़ से समाप्त करने की जरूरत है। मान लीजिए हमारी आवाम गलती कर रही है, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन अभी भी वो उनका दृष्टिकोण साफ नहीं हुआ, वो अभी भी उस कांग्रेस की झोली में गिर रहे हैं, इस गद्दार जीएनपीसी की झोली में गिर रहे हैं। लेकिन तुम तो राष्ट्रवादी हो, तुम्हारी तो जिम्मेदारी बनती है कि इस देश की जो खतरनाक गद्दार और भारत विरोधी ताकत जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांद्रा चौकड़ी है, उससे तो हमारे देश को, देशवासियों को निजात दिलाओ। कितनी बार हमने इसी YouTube के माध्यम से कहा है कि कम से कम मोदी महोदय या बीजेपी वाले इतना ही कर दें कि ये जो गद्दार राहुल गांधी है, गद्दार किस्म की जो प्रियंका है और सोनिया है, इनका नार्को टेस्ट, इनका पॉलीग्राफ टेस्ट और साइको टेस्ट, ये तीनों टेस्ट जो है क्यों जरूरी है कि ये जो भारत के लिए खतरनाक किस्म के जो ये ताकतें हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इत्यादि जो है, इनके मन में भारत विरोधी क्या विचार पल रहे हैं, चल रहे हैं और ये क्या सोच रहे हैं भारत के खिलाफ, यह देश को जानना बहुत जरूरी है। तो ये तीनों टेस्ट जो है, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और साइको टेस्ट करा करके इनको पैक करके इटली भेज दीजिए। ये शुरुआत तो करिए मोदी महोदय, लेकिन ये करने के बजाय ये इनको बहुत अच्छी तरह से पाल रहे हैं। अब आप कह सकते हैं कि कैसे पाल रहे हैं। ये मोदी और बीजेपी वालों को मालूम है कि आखिर ये राहुल गांधी किन पैसों पर फटाफट जो है यहाँ से अमेरिका चला जाता है, और फिर वो घूमने टहलने और गुलछर्रे उड़ाने के लिए जो है वो 6 महीने और 9 महीने वो थाईलैंड इत्यादि में जाकर के ऐश करता है। किन पैसों पर? हमारे इस मुल्क के द्वारा लूटे हुए काले धन की बूते, ये मोदी महोदय को मालूम है। तो सवाल उठता है कि मोदी महोदय को मालूम है कि कितना काला धन इन जीएनपीसी वालों ने लूट करके विदेशी बैंकों में जमा किया हुआ है, तब भी इनको फटाफट इनको वीजा मिल जाता है या तो घूमते हैं और एक प्रतीकात्मक दिखावा, आर्टिफिशियल, कि जाकर के राहुल ऐसा बोलते हैं, उनको बोलने की तमीज नहीं है, इस तरह से। और बीजेपी वालों की गद्दारी तो जरा देखिए, मैंने भारत के खिलाफ गद्दारी को बहुत परखने की जरूरत है। ये जो गद्दार है राहुल गांधी, हमेशा देश के खिलाफ ही रहता है, हमेशा चीन के पक्ष में ही खड़ा होता है, पाकिस्तान के पक्ष में ही खड़ा होता है। जो आतंकवाद, पाकिस्तानी आतंकवादियों के ही पक्ष में ये खड़ा रहता है। जो 2-3 साल पहले जो
लद्दाख के मामले में जो भारत की सेना और दुश्मन चीन की सेना आमने सामने डटी हुई थी, उस समय भी जो है दुश्मन चीन की जो ग्लोबल टाइम्स है उसके दुष्प्रचार, उसके झूठे प्रचार को ही आधार बना करके चीन के पक्ष में और भारत के खिलाफ वो माहौल बना रहा था। ये गद्दार राहुल गांधी। तमाम इस तरह से वाकयात हैं, घटनाएं हैं जो कि खुद चिल्ला कर साबित करते हैं कि ये राहुल गांधी इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, भारत के खिलाफ हर वक्त जो है गद्दारी करता रहता है। तो इस संबंध में मैंने इस जानकारी के परिप्रेक्ष्य में जरा देखिए ना कि बीजेपी वाले इसको गद्दार नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं कि ये इसको बोलने का सहूर नहीं है, इसको तमीज नहीं है, अपरिपक्व है, 52 वर्ष का ये बच्चा है और पप्पू है। पप्पू कहते ही जरा इस बड़ी गंभीर चीज है कि यदि कोई देश विरोधी ताकत है, भारत विरोधी ताकत है, और यदि आप उसको पप्पू बोल देंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि भाई जो पप्पू है वो देश विरोधी कैसे हो सकता है। ये देखिए साजिश इसमें की, और पप्पू बोल करके पूरा मैंने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर चुटकुले बनाए जाते हैं कि पप्पू समझिए, लेकिन इस राहुल गांधी को गद्दार मत समझिए, गद्दार मत समझिए। और जब ये भारत के अंदर रहता है, ये गद्दार राहुल गांधी, तो कहता है कि ये भारत राष्ट्र ही नहीं है, इस तरह की बात करता रहता है। कभी कहता है, वो विदेश जाकर बोलता है कि हमने जो है वो केरोसिन और जो है पेट्रोल छिड़क दिया है भारत में। बाद में उसने अग्निपथ के नाम पर देश को जला ही दिया, और हर वक्त इस देश को जलाता रहता है ये गद्दार राहुल गांधी। तो बीजेपी वाले इस गद्दार राहुल गांधी को न तो गद्दार कहते हैं, और देश भी इसको गद्दार के रूप में देखे, परखे, समझे। देश भी इसको गद्दार के रूप में न तो देख पाए, न तो परख पाए, न तो समझ पाए। इसकी भी साजिश बीजेपी वाले करके इसको बचाते रहते हैं। इस माने कि दुखद जो पहलू है, हमारे सभी देशवासियों को समझने की जरूरत है कि ये जो नकली जो राष्ट्रवादी, ये राष्ट्रवादी न होते तो चलता। इनका नकली राष्ट्रवाद देश को बहुत ही नुकसान कर रहा है। इसीलिए तो अच्छा, तो ये सब क्या कहते हैं बीजेपी वाले कि ये राहुल गांधी देश का गद्दार नहीं है, ये देश विरोधी नहीं है, यह मोदी विरोधी है। देखिए, बीजेपी वालों की मानसिकता के अनुसार मोदी देश से ऊपर हो गए, मोदी देश से ऊपर हो गए, यानी वो देश विरोधी रहे, बीजेपी वालों को कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ वो मोदी विरोधी है, इसलिए बीजेपी वालों को तकलीफ है। तो बीजेपी वालों, मोदी देश से बड़े नहीं है, यही तो तुम्हारा, यही तो नकली वो राष्ट्रवाद को सिद्ध करता है। देखिए, इन बातों को जो मैं विस्तार से बता रहा हूं, इसका मतलब यह है कि ये तो भारत विरोधी ताकतें विभिन्न भेषों में हमारे सिस्टम पर इस तरह से काबिज हैं। जनता तो हमारी भुगतने वाली वो इस देश की जनता है, और ये देश है। कम से कम जनता कम से कम इतना जागरूक हो जाए कि इनको वोट न करें। सबसे पहले कोई कहता है कि साहब आप इतना राहुल गांधी को गद्दार कहते हैं, किस आधार पर कहते हैं?
वही तो बात है। जो इस देश में रहता हो, इस देश का खाता हो, इसकी सारी सुविधाओं का लाभ उठाता हो, और बात चीन की करता हो, दुश्मन चीन की बात, और चीन कितना खतरनाक दुश्मन है, तो क्या आप उसको गद्दार नहीं आप समझेंगे? ये डोकलाम का मुद्दा आज से 6 साल पहले उभरा था। उसके विस्तार में किसी यूट्यूब पर बताया गया था, और उसके ज़्यादा विस्तार में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि विषय के भटकने का एक खतरा रहता है। तो जब हमारे देश और दुश्मन चीन की सेनाएं आमने सामने थीं डोकलाम पर, और करीब 2.5 से लेकर 2.25 महीने तक आमने सामने थीं, तो उसी बीच ये गद्दार राहुल गांधी दुश्मन चीन के राजदूत से रात के अंधेरे में चोरी छिपे मिलता है, और शुरू में तो ये झूठ भी बोलता रहा कि हम नहीं मिले हैं, लेकिन जब चीन के राजदूत ने स्वीकार किया कि नहीं ये हमसे मिले थे, तब जाकर के ये स्वीकार किया, और मीडिया वालों इत्यादि के द्वारा जब वो घेरा गया, तब वो इस बात को कबूला, इस गद्दार राहुल गांधी, कि वो दुश्मन चीन के राजदूत से मिला था। किस समय? जिसमें हमारे भारत की सेना और दुश्मन चीन की सेना आमने सामने डटी हुई थी। युद्ध किसी समय भड़क सकता है और छिड़ सकता है, इसका पूरा अंदेशा था, उस वक्त मिला था। अब सवाल ये उठता है, तो क्या तब भी हमारे देश के लोग इस राहुल गांधी को गद्दार नहीं मानेंगे? तो देश के लोग तो यदि ये जानकारी हो जाए तो वो गद्दार मानेंगे, लेकिन बीजेपी इस राहुल गांधी को गद्दार नहीं मानेगी। और बीजेपी की गद्दारी आगे तो देखिए, आज तक 9 साल हो गए हैं ना, 9 साल से ऊपर हो गया मोदी महोदय को। ये मोदी महोदय ने जांच कराने की आवश्यकता नहीं समझी कि ये गद्दार राहुल गांधी दुश्मन चीन के राजदूत से मिलकर के कौन सी सामरिक महत्व की और इस देश की संवेदनशील सूचनाओं का आदान प्रदान किया, इसकी जांच तक नहीं करे, जबकि देशभक्ति का तकाजा है कि उसकी जांच कराते और जांच करा के उसके तथ्य जो है पूरे देश के सामने रखते और इस गद्दार को बहुत अच्छी तरह से बेनकाब करते। ये देशभक्ति का तकाजा था। तो बीजेपी वालों की गद्दारी को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात को मैं बल्कि सावधान करूंगा अपने भारतीय भाई बहनों को, बीजेपी की जो गद्दारी बताई जा रही है भारतीय आवाम ताकत दल के द्वारा, इसका कतई मतलब नहीं है कि ये जो है भारतीय समाज विरोधी जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी तो उसका केजरीवाल तो बहुत खतरनाक किस्म का देश विरोधी गद्दार भी है, खालिस्तान समर्थक भी है। तो और भी जो पार्टियां हैं, एनसीपी है, शिवसेना है, आरजेडी है, बसपा है, टीडीपी है और डीएमके है इत्यादि जो है, एमडीएमके, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं इस मुल्क के लिए। ये तथ्य है। और उससे भी ज्यादा दुख है कि हमारे अवाम जो है इनको सत्ता में भेजने के लिए मानसिक रूप से क्यों मजबूर है। कैसे माना जाएगा कि ये हमारे देश की जनता जागरूक है। ये ताकतें हमेशा जो भारतीय समाज विरोधी और भारत के लिए जो जहर है उसी पर इनकी राजनीति चलती है, राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, वही
विभाजनकारी जो माने पहलू है जातिवाद। जातिवाद को जहर समझने के बजाय हमारी आवाम जब उसमें शरीक होती है और कुछ हमारे आवाम के लोग उसमें अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधते हैं, इन ताकतों को ताकत देते हैं, इनको वोट करते हैं, सत्ता में देते हैं, ये कितना बड़ा राष्ट्रीय अपराध और देश विरोधी ये कार्य है। जातिवाद कितना बड़ा माने जहर है। उसी प्रकार संप्रदायवाद और भाषावाद, प्रांतवाद। मैं इस संबंध में बताना चाहता हूं कि कई जो है जब अजित डोभाल जी ने, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जब इस तरह की बात कहे तो कई लोगों ने कहा कि भाई सुभाष चंद्र बोस ने अपने नेतृत्व और नेतृत्व के कुशलता और अपने कार्यों से ये दिखाया कि भाई हर एक देशवासी को भारतीय की तरफ व्यवहार करने की आवश्यकता है। ये बात आज तक कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं सिखाता है। सबसे विचित्र बात तो ये नकली जो राष्ट्रवादी है बीजेपी, ये कहती है कि हम जो है वो हिंदुत्व को लाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन लोग और राष्ट्र बनाएंगे, यानी भारत के स्थान पर वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और जो हमारी पहचान जो भारतीय होने चाहिए उसके बदले सबको हिंदू बनाएंगे। कितना ये खतरनाक सब है बीजेपी वाले। इसीलिए जरूरी है कम से कम बड़े खतरनाक यानी एक मानसिक दौर से ये देश गुजर रहा है। हालांकि इसके विरोध में तमाम विकास, एक्सप्रेसवे, हाईवे, ट्रेन का, एरोप्लेन और जो है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेडिकेटेड और डिफेंस कॉरिडोर, लॉजिस्टिक पार्क, सागरमाला, भारतमाला और हमारा जो है विदेशी व्यापार बढ़ रहा है, मोदी जी का अंतर्राष्ट्रीय कद और छवि बढ़े, इस तमाम तामझाम। लेकिन कितनी खतरनाक मानसिक दौर से हमारा देश गुजर रहा है, इस तथ्य को और इस चिंता को, तथ्य और चिंता को दूर रखने के लिए तमाम तामझाम ये किया जा रहा है। लेकिन इस तथ्य से कि हमारा देश बड़े खतरनाक मानसिकता से गुजर रहा है, हमारे लोग, हमारे भारतीय भाई बहन जो कि भारतीय समाज विरोधी ताकतों को, देश के दुश्मनों को जो वोट कर रहे हैं, हमारा देश कभी भी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी वाले सरदार पटेल को सामने लाते हैं उनका, और मोदी महोदय ने उनका एक स्टैचू ऑफ यूनिटी वो गुजरात में शायद खेड़ा जिला में या नांदेड़ जिला में कहीं पर, नांदेड़ ने खेड़ा जिला में बना है। इस देश में सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति, पटेल जी से ऊपर भी एक मूर्ति बनाने की आवश्यकता है। उनकी जैसा देशभक्त और देशभक्त से प्रेरित उनका व्यक्तित्व सभी को समझने की जरूरत है और उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। तो भारतीय जनता दल ये समझा रहा है कि जो है आज़ाद हिंद फौज के कारण जो है आज़ादी मिली, यह बात धीरे धीरे अब सामने आ रही है। आज़ाद हिंद फौज की कुर्बानी शहादत के कारण ही
60,000 सैनिक थे, उनमें 27,000 या 28,000 शहीद हो गए। उनकी शहादत की प्रेरणा से भारतीय फौज में, माने अंग्रेजों की यानी ब्रिटिश की फौज में जो भारतीय उसमें भर्ती थे, उन्होंने बगावत किया। और बगावत सबसे पहले रॉयल इंडियन नेवी रेन बगावत शुरू हुई और ब्रिटिश सेना के और अंगों में ये बगावत की आग, बगावत का धुआं और बढ़ने लगा था। इससे डर करके वो अंग्रेज जो है, जो कि अक्टूबर 1948 में जाने वाले थे, 1 साल से ऊपर पहले ही भाग खड़े हुए। और जब वो भागने की बात है, तब ये गद्दार नेहरू, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने माउंटबेटन से मिल करके देश को बांट दिया। और इन दोनों ने हमारे देश के 25 से 30 लाख लोगों का खून पिया। इन दोनों ने, गद्दार वो मोहनदास करमचंद गांधी और जो है ये नेहरू, सत्ता पर इसको बिठाने के लिए। इस नेहरू को कोई नहीं चाहता था प्रधानमंत्री के रूप में। कांग्रेस में एक भी कांग्रेसी नहीं चाहता था, देश भी नहीं चाहता था, लेकिन उसको सत्ता पर बिठाया ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। ये यथार्थ है। इस यथार्थ को ढकने के लिए ये जो यूट्यूब पर बैठे हुए बीजेपी के समर्थक जो है, तमाम तरह की इन तथ्यों को छूते हैं, जैसे कि दीवार को छूते हैं, और फिर धीरे से निकल जाते हैं और मोहनदास करमचंद गांधी की भारत के खिलाफ गद्दारी को या नेहरू की भारत के खिलाफ गद्दारी को कभी भी जिस तरह से देश के सामने रखना चाहिए, उससे हमेशा ये बचते हैं। हम इस तरह मतलब उनको बचाते हैं। तो देखिए ना, ये जो मोहनदास, देखिए हमको बात करनी थी सुभाष चंद्र बोस पर वास्तव में, लेकिन जब भी इन समूह का वाक्य आता है तो सारी बात थोड़ा मन में काफी उबाल आता है। ये अब जैसे पाकिस्तान बनने, देखिए भारत के विभाजन को, हमारे देश को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। उसके अपराधी जो है ये मोहनदास करमचंद गांधी, नेहरू को जब तक ये देश पूरा उजागर नहीं करेगा, तब तक जो है यह देश पर बहुत बड़ा एक कर्ज रहेगा कि इतने बड़े अपराध को कैसे दबाया गया, कैसे उसको छिपाया गया। उसके लिए भिन्न भिन्न जिन्ना साहब जिम्मेदार थे, वो जिम्मेदार थे, आरएसएस वाले जिम्मेदार थे, सावरकर जिम्मेदार थे, वो किया गया। तो कहने का मतलब ये जो बीजेपी के सिपा सालार यूट्यूब पर बैठे हुए हैं, कभी भी इन चीजों को उजागर नहीं करते। तो मैंने देखा था कि ये प्रदीप सिंह करके है पत्रकार, वो अपना एक आपका अखबार का यूट्यूब चैनल चलाता है। वो जो है सुभाष चंद्र बोस की तुलना जो है वो नेहरू से कर रहा था कि नेहरू से बेटर थे। अरे बेवकूफ प्रदीप सिंह, उनकी लोकप्रियता, हमारे सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता गांधी से भी ऊपर थी। ये तुम नहीं मानोगे। तुम्हारे जैसे गद्दार पत्रकार प्रदीप सिंह नहीं मानेंगे। मैं तुम्हारे सामने वो तथ्य रखता हूं। जिस समय आजाद हिंद फौज इस देश को आजाद कराने के लिए 1945 के आसपास अंग्रेजी सेना को हराते हुए रंगून से कोहिमा, रंगून से आगे बढ़ रही थी और कोहिमा तक आ गई थी, जो कि इसमें नागालैंड की राजधानी है। उस समय
वो अंग्रेजी सरकार तो खैर परेशान थी, ब्रिटेन और अमेरिका ये दोनों परेशान थे कि जिस वक्त सुभाष चंद्र बोस का साम्राज्य हो जाएगा भारत में, तो उनकी जो है साम्राज्यवादी जो माने जो ये छल नीति है, कपट नीति है, भारत में कैसे चल पाएगी। क्योंकि नेहरू के रहते ही इन अमेरिका और ब्रिटेन और जो भारत विरोधी जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, उनकी कपट नीति, छल नीति, भारत को तंग करने वाली नीति जो है खूब चली। तो सुभाष चंद्र बोस होते तो नहीं चलती। तो यदि उनकी सेना जो अंग्रेजी सेना को हराते हुए, परास्त करते हुए अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जो आगे बढ़ रही थी, तो उस वक्त न तो ये न तो मोबाइल था, न तो टेलीफोन था, सिर्फ टेलीग्राफ था। टेलीग्राफ के जरिए जो है वो टेलीग्राम आते थे, बराबर टेलीग्राम आते थे इन दोनों गद्दारों के लिए। जरा हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इसको गौर से सुने, समझें। उस समय, जिस समय मैं फिर इसका दर्द, जिस समय आज़ाद हिंद फौज हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजी सेना को हराते हुए रंगून से आगे बढ़ रही थी, और वो कोहिमा जो कि नागालैंड की राजधानी थी, वहां तक आ गई थी। तो अंग्रेजी सरकार तो खैर परेशान थी, लेकिन उधर ब्रिटेन और उधर अमेरिका विशेष रूप से वो परेशान थे, और वो बराबर टेलीग्राम भेजते थे इन दोनों गद्दारों को, मोहनदास करमचंद गांधी को और नेहरू को। कहते थे कि भाई इस सुभाष को भारत की धरती पर आने से कैसे भी रोको, वरना इसे नेहरू की क्या विसात है। गांधी के भी राजनीतिक भविष्य पर ग्रहण लग जाएगा। ये अमेरिका और ब्रिटेन बोलते थे। तो प्रदीप सिंह, तुम्हारी क्या औकात है कि जो कि वो गांधी को बचाने के लिए तुम तुलना कर रहे थे जो है सुभाष चंद्र बोस की और नेहरू की। तुम्हारी मानसिकता को पढ़ने की जरूरत है कि हमारे इतने बड़े देशभक्त सुभाष चंद्र बोस की तुलना तुम उस इतने बड़े घोर गद्दार नेहरू से कर रहे थे। गद्दार की तुलना कभी देशभक्त से होती है प्रदीप सिंह? देशभक्त की तुलना देशभक्त से होती है, गद्दार की तुलना गद्दार से होती है। ये जो नेहरू था, थोड़े में समझ लीजिए हमारे देश के लोग, कि वह भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था। आप समझ रहे हैं ना कि यह भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था ये नेहरू। और भारत का सर्वाधिक गद्दार और भारत विरोधी था। मैंने भारत का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार और भारत का दुश्मन था। ये वास्तविकता है। तो प्रदीप सिंह जैसे लोग जो कि बीजेपी के लिए माहौल बनाते हैं यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर, वो इस गांधी को बचा रहे थे और सुभाष चंद्र बोस की तुलना कर रहे थे उस नेहरू से। तो फिर वही सवाल उठता है कि प्रदीप सिंह को निश्चित रूप से भारत विरोधी कहा जाएगा, जो कि इतने बड़े गद्दार नेहरू की तुलना जो है हमारे इतने बड़े देशभक्त जो है वो सुभाष चंद्र बोस से कर रहे थे। कांग्रेस का नाम लेते इन सबों की घिघी बंद हो जाती है। कांग्रेस को ये समझते हैं कि बहुत बड़ी पार्टी है,
उसको शासन करने का अधिकार है, जबकि वास्तविकता है कि वह इस देश की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक डकैत है, जिसने डाका डाला है $16 ट्रिलियन का अपने अपने शासनकाल में। और मैं फिर से कह दूं, फिर ये 180 लाख करोड़ से लेकर 200 लाख करोड़ की काला धन सिर्फ सोनिया राहुल के नाम से है, और उसी काला धन की बूते बराबर वो निकल जाता है विदेशों में, जिसकी वीजा की व्यवस्था बराबर मोदी जी करते रहते हैं। तो यदि वो राहुल गांधी साल के यदि 9 महीने 10 महीने बाहर जाकर गुलछर्रा उड़ाता है, ऐश करता है, वह मोदी जी के कारण। मोदी जी बराबर उसके वीजा का इंतजाम करते हैं। और इसके कई उद्योग हैं इंग्लैंड में, इस राहुल गांधी के कई उद्योग हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान है। वहां पर ये राहुल के नाम से नहीं, रॉल विल्सन के नाम से है एक ही व्यक्ति। ये तो कई बार वो बात उठी थी कि इसके 2 नाम हैं। तो ये सारी व्यवस्था मोदी जी करते हैं इससे राहुल गांधी के लिए। और बीजेपी वालों की मानसिकता तो देखिए, इतना खतरनाक गद्दार राहुल गांधी को कहते हैं बीजेपी वाले, ये तो हमारा स्टार प्रचारक है। देश का इतना बड़ा दुश्मन गद्दार राहुल गांधी जिस पार्टी के लिए स्टार प्रचारक बनता हो, हमारे देश के लोग जरा समझें कि ये पार्टी जो कि अपने को राष्ट्रवादी होने का, देशभक्त होने का दम्भ भरती है, वो कितना खतरनाक और गद्दार है इस देश के लिए। ज्यादा हम क्या कहें, ये योगी महोदय अपने यहाँ मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद का सफाया कर दिया, उनको जहाँ तक हो सका उनको मिटाने का काम किया। ये स्वागत ही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह से और माफियाओं का, गुंडों का, जो कि ये सब पाले गए थे अखिलेश और उनकी समाजवादी पार्टी के द्वारा, वो तो और अभिशाप है। हालांकि अभी भी अपराध है, उतने से अपराध गया नहीं है। तो बुलडोजर भी चलवाया था, वो भी सही है। लेकिन योगी महोदय, जरा मोदी महोदय को बताइए और आप भी समझिए कि ये राहुल गांधी जो है इस मुख्तार अंसारी की तुलना में 1000 गुना खतरनाक है। वो देश का गद्दार है। तो उसकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने के बजाय, उसको इस देश से मिटाने के बजाय, मोदी जी उसको हर सुविधा उसको उपलब्ध करा रहे हैं। और आपको योगी जी मैं बता दूं कि जिसमें मैंने कोरोना का पीरियड था, कोविड का जो पीरियड था, जिसमें विदेश जाना बड़ा मुश्किल हो गया था, और विदेश जाने में तमाम हमारे देश के, हमारे भारतीय भाई बहनों के टिकट कैंसिल हो रहे थे। दुबई के थ्रू जाना ही संभव हो पा रहा था। कई उसके दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कई नखरे थे, उन नखरों को पूरा करना इतना आसान नहीं था। उस समय योगी महोदय, जरा मोदी महोदय से पूछिए ना, उन्होंने इस गद्दार राहुल गांधी के लिए अपने प्रधानमंत्री कार्यालय को लगा दिया, एक स्पेशल एयर इंडिया की फ्लाइट का इंतजाम करवाया मोदी महोदय ने अपने प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा। ये गद्दारी है मोदी जी की देश के खिलाफ। और इस गद्दार राहुल गांधी को हर सुविधा जो है मुहैया करवाना। बहुत कुछ देखिए, वास्तव में हम कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन इनकी गद्दारियों का एक बहुत बड़ा भंडार है। तो ये प्रदीप सिंह का तो मैंने एक नमूना बताया कि किस मानसिकता से, यानी इनकी गद्दारियों को छुपाने का जो काम करके जो जहर फैलाते हैं देश में, वो कितना खतरनाक है। तो सुभाष चंद्र बोस के विषय में और भी बातें की जाएंगी। मोदी महोदय का जो बोलते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, वो बिल्कुल झूठा है। यह भी
वो भी यानी मोदी महोदय भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के विरुद्ध जो एक मोदी महोदय के हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जो भारतीय भाई बहन उनके विरुद्ध जो एक दुर्भावना से जो काम करते हैं मोदी महोदय, उसका नमूना आपको बताना जरूरी है। जो कि मैं पिछले एपिसोड में भी कहा था कि मैं आगे बताऊंगा और आज बता नहीं पाया, अब आगे आने वाले एपिसोड में बताऊंगा कि किस दुर्भावना से यानी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के विरुद्ध जो उनकी मानसिकता है, जो उनकी दुर्भावना है, उसको भी जानना इस देश के लिए बहुत जरूरी है। ऊपर से कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, वो कैसे होगा? तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।